मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता जिसका कि नवीनतम आधार पर जिसका काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। भाई ये भारत की नगरीय सभ्यता है जिसके अंतर्गत इसके सामाजिक जीवन में को हम निम्नलिखित भागों में या निम्नलिखित पॉइंटों में बांट सकते हैं। पहला, विविध वर्गों का। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि समाज में कई वर्ग उपलब्ध थे, जैसे कुंभकार, राजगीर, बढ़ई, सोनार, दस्तकार, जुलाई, ईंट बनाने वाले, मनके बनाने वाले पेशेवर लोग थे। कुछ विद्वानों के अनुसार उस काल में पुरोहितों का भी एक अलग वर्ग था। तत्कालीन समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। राज कर्मचारियों एवं सेनाधिकारियों का भी एक विशिष्ट वर्ग था। व्यापारियों का प्रमुख स्थान रहा होगा। गढ़ी वाले टीले के शासक, महत्वपूर्ण कर्मचारी, सम्राट एवं संपन्न लोग रहते थे। दूसरा, परिवार में स्त्रियों की स्थिति। खुदाई में जो भवन मिले हैं उनसे पृथक पृथक परिवारों के रहने की योजना दिखाई देती है। यह सोचना स्वाभाविक है, सिंधु सभ्यता में समाज की इकाई परिवार रही होगी। इस सभ्यता की भारी संख्या में जो नारी मूर्तियाँ मिली हैं उनसे ये अनुमान लगाया गया है कि ये मातृ सत्तात्मक परिवार रहा था। सिंधु सभ्यता में मातृ सत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था। ऐसी स्थिति में स्त्रियों का परिवार एवं समाज में महत्वपूर्ण स्थान रहा था। भोजन। सिंधु सभ्यतावासी अपने भोजन में गेहूँ, जौ, चावल, दूध, मांस आदि का सेवन करते थे। फलों में वे अनार, नारियल, नींबू, खरबूजा, तरबूज आदि से परिचित थे। पशु पक्षियों की कटी हुई या काटने के चिन्ह से युक्त हड्डियों या चली हड्डियों के अवशेषों से हमें सिंधु सभ्यताओं के मांसाहार खाने का भी प्रमाण लगता है। नदियों एवं समुद्रों से पकड़ी गई मछलियां भी खाई जाती थी। अनाज, मसाले आदि पीसने के लिए सिलवट्टों का प्रयोग किया जाता था। वेशभूषा। सिंधु स्त्रियों की जो मिट्टी की मूर्तियां हमें मिली हैं उन मूर्तियों के में शरीर के ऊपरी भाग वस्त्रहीन है। अधोभाग में उन्हें घुटनों तक घाघरों की तरह एक घेरेदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। कटी प्रदेश में इस वस्त्र को मेखला या करधनी से कसा जाता था। कुछ मूर्तियों पर लहंगे पर उभरे हुए बूटे प्रदर्शन किया गया है। पुरुषों की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो अधिकांश नग्न हैं। मोहरों पर उनके कटी प्रदेश पर एक पतला सा वस्त्र दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में पुरुषों को ऊपर शॉल जैसा वस्त्र ओढ़े हुए दिखाया गया है, जो बाएं कंधे को ढकते हुए दाईं कांख के नीचे से निकाला गया है। सूती वस्त्रों के उपयोग के प्रमाण हमें मिलते हैं। हमें किसी भी स्थल से पादुका या जूते का कोई प्रमाण नहीं मिला है। नेक्स्ट, केश सज्जा, आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन। पुरुष लोगों में दाढ़ी मूछ रखते थे तथा कुछ हजामत करते थे। उन्हें केश सज्जा के कई प्रकार प्रचलित थी। सामान्य रूप से सिर के बीचों बीच मांगें निकाली जाती थी। बालों को व्यवस्थित रखने के लिए फीते या किसी केशबंद का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां अपनी केशों का विशेष ध्यान रखती थी। उनमें प्रचलित केश विन्यास कुछ विशिष्ट प्रकार के मिले हैं। उदाहरण के तौर पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस मूर्ति में कुंडलीकृत केश राशि को बाएं कान तथा गर्दन के पिछले भाग के ऊपर से होते हुए दाहिनी ओर लटके हुए दिखाया गया है। बालों को संवारने के लिए कंघियों का और मुख की छवि देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता था। खुदाई में कांसे बने हुए दर्पण, हाथीदांत, कंघियाँ प्राप्त हुई हैं। आभूषणों के प्रति परंपरागत आकर्षण हमें सिंधु काल में दिखाई देता है। धनाढ़ एवं निर्धन दोनों ही स्त्री पुरुष आभूषणों से अलंकृत रहते थे। यह आभूषण सोने, चांदी, तांबा एवं हाथीदांत सभी प्रकार के मिलते हैं। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि नाक में कोई आभूषण पहना जाता था या नहीं, उपलब्ध नहीं है। इस बात के प्रमाण हमारे पास आमोद प्रमोद उपलब्ध प्रमाणों से सिंधु सभ्यता के लोगों आमोद प्रियता का प्रकाशन होता है। खुदाई से बहुत बड़ी संख्या में खिलौने, आमोद प्रमोद से संबंधित वस्तुएं पाई गई हैं। मिट्टी को पकाकर बनाई गई गाड़ियाँ विशेष प्रकार लोकप्रिय खिलौना थी। खोखली गेंदों के आकार के झुंझुने मिले हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कंकर भरे होते थे। मिट्टी के बनी चिड़ियाँ एवं मिट्टी के बने पिंजरों से ज्ञात होता है कि पिंजरे में चिड़ियों को पालने का प्रचलन पहले से चला आ रहा था। बच्चों के कंचों का खेल भी प्रिय था।
खुदाई में पासे भी मिले हैं जिनसे दूध क्रीड़ा का पता चलता है। कांसे की बनी नृत्य की मूर्ति कला नृत्य कला का अस्तित्व प्रमाणित करती है। मोहरों पर ढोलक का अंकन मिलता है। मोहरों पर कुछ लिपि चिन्ह सारंगी बीना इत्यादि प्रतीत होते हैं। संगीत एवं नृत्य का आयोजन लोकप्रिय रहा था। आखेट या शिकार भी मनोरंजन का प्रमुख साधन था। धनुषों का अंकन मोहरों पर मिलता है। तांबे से निर्मित श्राग भी प्राप्त हुए हैं। कुछ मोहरों पर जंगली गेड़े और हिरण के शिकार का चित्रण है। अब लेंगे हम इसका आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था उन्नत कृषि व्यवस्था एवं पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन, पशुपालन, विभिन्न उद्योग धंधों, दक्षता एवं समृद्ध आर्थिक आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर आधारित थी। सबसे पहले कृषि सिंधु सभ्यता के पर्याप्त जनसंख्या वाले महानगरों का उदय एक अत्यंत उपजाऊ प्रदेश की पृष्ठभूमि में ही संभव था। अधिकांश नगर सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा से युक्त नदी के तटों पर स्थित थे। जलवायु की अनुकूलता, भूमि की उर्वरकता एवं सिंचाई की सुविधा के अनुरूप विभिन्न स्थलों पर फसलें उगाई जाती थी। गेहूं के उत्पादन के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं, जो कि दो प्रकार की किस्म होती थी, लघु आकार और क्लब गेहूं और लघु आकार के गेहूं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जौ की भी कई प्रजातियां मिली हैं। ऐसा जान पड़ता है गेहूं जौ इस सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न थे। गेहूं और जौ के अतिरिक्त वे खजूर, सरसों, तिल, मटर, राई से भी परिचित थे। लोथल व रंगपुर से धान की उपज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कपास की खेती होती थी। वस्त्र निर्माता एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा होगा। यह उल्लेखनीय है कि विश्व के इतिहास में सबसे पहले कपास की खेती सिंधु सभ्यता के निवासियों ने प्रारंभ की थी। सिंधु सभ्यता की उर्वरकता विशेष कारण सिंधु नदी में संभवतः मानसून आने के बाद आने वाली बाढ़ थी। नगरों की रक्षा के लिए खड़ी की गई पकी हुई ईंटों दीवारों से प्रकट होता है कि बाढ़ हर साल आती थी। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की भांति जरूर मिट्टी होती थी और इसे बाढ़ के मैदानों में छोड़ती थी। पशुपालन सिंधु सभ्यता में कौन कौन से पशु पालित थे, इसकी हमें खुदाई में मिले अस्तित्वों से पता चलता है। गाय, बैल, भैंस, भेड़ पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे। इनमें बकरी और सूअर का भी ज्ञान था। हाथी और ऊँट की हड्डियाँ अल्पव्यय हैं, किंतु मोहरों पर इनका अंकन विपुल है। कुत्ते और बिल्ली अन्य पशु हैं जो संभवतः पाले जाते थे। उन्हें हिरणों की कई प्रजातियों का ज्ञान था, जैसे सांवर, हिरन, चीतल, प्रियक हिरन। कछुआ एवं मछली उनके भोजन का अंग थे। इस बात के अनेक प्रमाण मिले हैं कि सिंधु सभ्यता निवासी घोड़े से परिचित थे। लोथल में घोड़े की 3 मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। लोथल में एक जबड़ा मिला है जो बिल्कुल आधुनिक घोड़े के जबड़े जैसा है। सुरकोटड़ा में घोड़े की हड्डी मिली हैं। इससे प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। उद्योग एवं शिल्प सिंधु हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। सिंधु सभ्यता के स्थलों से तांबा एवं कांसा दोनों धातुओं के उपकरण मिले हैं, लेकिन प्रयुक्त धातुओं में अमिश्रित तांबे का सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया गया। ताम्र और कांस्य के सुंदर बर्तन हड़प्पाकालीन धातु कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ताम्र एवं कांस्य की ढली हुई वस्तुएं तथा कांस्य मूर्तियां धातु कर्मियों की शिल्प कुशल कला का प्रमाण है। तांबे से निर्मित औजार और अस्त्रों में उस्त्रे, छैनी, चाकू, तीर, अग्रभाग भाले का अग्रभाग, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, आरियाँ, तलवारें आदि प्रमुख हैं। कांसे की वस्तुओं में कतिपय उपकरणों के अतिरिक्त नृत्य की मूर्ति तथा बैल, कुत्ते और पक्षियों की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। सिंधु सभ्यता में स्वर्ण के उपयोग के प्रमाण उपलब्ध हैं। स्वर्ण धूलि को धोकर या उसका प्रक्षालन करके स्वर्ण प्राप्त करने की विधि प्रचलित थी। मनकों, लोकों, ताबीज़ों, सुइयों, जड़ों, पिनों आदि छोटे व्यक्तिगत आभूषणों में निर्माण में स्वर्ण का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। सिंधु सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में प्रवीण थे। इस सभ्यता के मृत भांड अपनी विशेषता लिए हुए हैं। मृत भांड के मुख्यतः लाल अथवा गुलाबी रंग के थे। अधिकांश मृत भांड बिना चित्रण वाले हैं। चित्रण वाले मृत भांडों की संख्या कम है। इनमें भी अधिकांश खंडित मिले हैं।
डिजाइनों में एक दूसरे को काटते हुए अनेक वृत्त, ज्योमेट्री रेखाएं, फूल पत्तियां, पशु पक्षी आती हैं। मणिकारी या बहुमूल्य पत्थर से विभिन्न वस्तुएं बनाने की कला प्रचलित थी। इस कला से संबंधित उत्पादों में शैलकड़ी की बनी मोहरें, मन के विविध आभूषण शामिल हैं। मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था। मनकों के निर्मित आभूषण सिंधु सभ्यता की कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चंदूहड़ो और लोथल में मनका बनाने के बालों की पूरी कर्मशाला मिली है। मन के सोने, चांदी, तांबे, चीनी मिट्टी, शैल खड़ी, कम कीमतों के पत्थर, सीपी, शंख और मिट्टी से बनाए जाते थे। मोहरे बनाने का शिल्प का भी अत्यधिक विकसित थी। मिट्टी, धातु एवं पत्थर की मूर्तियां बनाने के भी दक्ष मिस्त्री रहे थे। सूत की कढ़ाई, सूती वस्त्रों की बुनाई के धंधे अत्यंत विकसित रहे होंगे। अनेक स्थलों में सूती कपड़ों के प्रमाण मिले हैं। कताई बुनाई के प्रयुक्त होने वाले 2 एवं 3 छेद वाले तकवे और तकलियों की बहुत से घरों में से मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति अलंकार युक्त शॉल ओढ़े हुए है, जिससे ज्ञात होता है वस्त्रों पर कढ़ाई का भी इन्हें ज्ञान था। रंगरेजों की नामों के पाए जाने से संकेत मिलता है कि वस्त्रों पर कढ़ाई की जाती थी या रंगाई की जाती थी। व्यापार एवं वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक संरचना में व्यापार वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। आंतरिक व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में था। कृषि उत्पादों का तैयार माल से विनिमय प्राय नगरों एवं व्यापारिक केंद्रों पर होता था। उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत, सिंध, बलूचिस्तान आदि आंतरिक क्षेत्रों से अतिरिक्त अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया आदि से मंगाया जाता था। सोना मैसूर से आता था। चांदी ईरान अथवा अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। इस प्रकार कई बहुमूल्य वस्तुएं बाहर से आती थी, जैसे नीलम महाराष्ट्र से, संगमरमर राजस्थान से, श्वेतवर्णी स्फटिक एवं इंद्रगोप सौराष्ट्र एवं पश्चिमी भारत से। सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के निवासियों के व्यापारिक संपर्क में भी थे। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों में हमें सिंधु सभ्यता की लगभग 2 दर्जन मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों की एक बस्ती थी। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ विदेशी व्यापार का एक स्पष्ट प्रमाण लोथल से प्राप्त होता है, जहाँ एक विशेष प्रकार की गोलाकार बटन जैसी मोहर मिली है। ऐसी ही मोहरें बहरीन द्वीप एवं फारस की खाड़ी के अन्य स्थलों से तथा मेसोपोटामिया के नगरों से विशेषतः बहुत मात्रा में पाई गई हैं। मेसोपोटामिया की भांति सिंधु सभ्यता के व्यापार के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। अभी तक खुदाई में सिक्कों के अस्तित्व का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। हजारों की संख्या में सिंधु सभ्यता के स्थलों से जो मोहरें मिली हैं, उनका उपयोग पत्र अथवा पार्सल में लगाए जाने के लिए किया जाता था। मोहरें भी बहुत सी छापें उपलब्ध हैं, लेकिन यह प्रयोग विचित्र संयोग है कि ऐतिहासिक काल में जहाँ मोहरों की सैकड़ों छापों के पीछे एकाध मूल मोहर प्राप्त होती है, वहीं सिंधु सभ्यता में मोहरों की संख्या उनकी छापों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। विभिन्न स्थलों से बड़ी संख्या में मिले निश्चित माप तोल के बाटों से व्यापारिक क्रियाकलापों आसान बनाया होगा। सिंधु सभ्यता के विशाल क्षेत्र में पाए गए बाटों के आकार और वजन में आश्चर्यजनक रूप से समरूपता है। ये बाट एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 320 इसी प्रकार क्रमशः आगे बढ़ते हैं। तोल की इकाई 16 के अनुपात में दिखाई देती है। 16 के अनुपात में तोल मापने की परंपरा हमारे यहाँ आधुनिक काल में भी चलती रही है। धन्यवाद।